नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में 5 बड़े अपडेट्स पर चर्चा करने के लिए। मेजर अपडेट्स में सबसे पहली अपडेट यह कि भारत के द्वारा सिंधु नदी के पानी में बगलिहार डैम से पानी रोक दिया है। नंबर 1, बॉर्डर एरियाज में बत्ती बुझा दी गई है। एक रिहर्सल किया गया बत्ती बुझा के देखने का। जानेंगे आज के सेशन में कि बॉर्डर एरियाज में यह लाइट बंद करने का अभ्यास था क्या। इंपॉर्टेंट जानकारी है कि देश के रक्षा मंत्री का बयान है और वो बयान ये है कि भारत की जनता जैसा चाहती है वैसा ही होगा। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक अहम बैठक बुलाई है। ये सारे अपडेट्स आज के सेशन में आप मेरे साथ जानने वाले हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आज जानने वाले हैं वो ये कि क्या वाकई भारत पानी रोक सकता है। क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि जो नदियां साल भर बहती हैं, जो पेरिनियल्स रिवर हैं, जो सदा नीरा नदियां हैं, क्या उनका पानी रोका जा सकता है। इन 5 बड़े मुद्दों पर आज के सेशन में प्रमुख चर्चा होगी। एक एक करके सभी विषय वस्तुओं को हम आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच का जो माहौल है, जिसमें भारत पाकिस्तान को हर तरह से उसको इस बात का लेसन सिखाने जा रहा है कि भारत के साथ अटकना कितना महंगा पड़ता है, उस पूरी प्रक्रिया में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सबसे पहले रद्द किया था। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यह जानकारी केवल एक एग्रीमेंट तोड़ने जैसी जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको यहां पर एक जानकारी साथ में और ऐड कर देता हूं कि पाकिस्तान वो देश है जिसने, भारत ने एक बार इस पर जब डैम बनाने का प्रयास किया था। असल में क्या है कि इंडस नदी के साथ जो सहायक नदियां हैं उनमें से चेनाब का और झेलम का पानी पाकिस्तान में जाता है। यानी चेनाब, झेलम और इंडस, ये तीनों का पानी पाकिस्तान में जाता है और रावी, व्यास, सतलज का पानी भारत में रहता है। लेकिन वो पूरा पानी भी हम यूज नहीं कर पाते। जितना हमने डैम में रोक लिया उतना ठीक है, जो बच गया वो पानी भी पाकिस्तान में जाता है। तो इंडस और इंडस की सहायक नदियां निकलती भारत से हैं, लेकिन पानी लगभग 80% पाकिस्तान को देती हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960s में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ था कि पानी का उपयोग कौन सा देश कितना करेगा। पाकिस्तान का क्लेम यह था कि चूंकि पानी बहता हमारे देश में है, इसलिए इस पानी का ज्यादा उपयोग हमारे होना चाहिए। बहता तो हमारे देश में भी है, निकलती नदियां हमारे देश से हैं, तो हम अपना पानी तुम्हें क्यों दें। लेकिन इस बात को लेकर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हमने उस समय समझौता कर लिया था। लेकिन अब तत्कालीन सरकार ने अपने स्तर पर जो प्रयास किए वो इस पानी को रोकने के किए। अब आप पूछेंगे कितना बड़ा मैसेज है। असल मायने में जब भारत ने चेनाब रिवर के ऊपर बगलिहार परियोजना शुरू की थी, ऐसे ही झेलम रिवर के ऊपर डैम बनाने शुरू किए थे, पाकिस्तान आग बबूला हो गया था। हालत यह थी कि वो इस बात को लेकर वर्ल्ड बैंक पहुंच गया था कि आपकी प्रेजेंस में ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब वो भारत की नदियों पर भारत से ज्यादा हक रखने लगा था। भारत सरकार इस बात को वर्ल्ड बैंक की तरफ से मानने भी लगती थी। लेकिन आज जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी रोकी है या फिर हमने मानने से इनकार कर दिया है, यह भारत के बहुत ही दृढ़ निश्चय को और भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन को दर्शाता है। आप सोचिए, अभी तक कोई भी वर्ल्ड बैंक का डिप्लोमेट, और सोचिए दुनिया का कोई भी देश अब तक हमसे यह कहने नहीं आया है कि आपने ये ट्रीटी क्यों तोड़ दी, जबकि इस ट्रीटी के लिए आपने वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में या फिर मध्यस्थता से आपने यह स्वतः निर्धारित किया था कि हम इसे मानेंगे। कोई कहने तक ही नहीं आया, किसी ने अभी तक पाकिस्तान की तरफ से एक बार भी शब्द नहीं कहा। यह अपने आप में भारत की स्ट्रांग कूटनीति दर्शाता है। आप और हम इससे भी ज्यादा एक्शन चाहते हैं, लेकिन यह जो एक्शन अभी हुआ है, यह एक्शन अपने आप में पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है। तभी इनके जो बयान आप सुनते हैं वो बड़े ही टेढ़े मेढ़े आते हैं कि हम नदी में पानी नहीं तो अब खून बहेगा टाइप से ये बातें करते हैं। साथ ही साथ हमने अटारी बॉर्डर को रोका, वीजा परमिशन रोकी, ये सब बातें हमने आप लोगों को बताई हुई हैं। ठीक है साहब। ऐसे में भारत ने अभी बगलिहार डैम, जो कि सिंधु की सहायक नदी चेनाब पर बना हुआ है, इस डैम के पानी को रोक दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये जो डैम है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, बिजली उत्पादन के लिए। और बिजली उत्पादन में रन ऑफ रिवर वाटर यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे डैम के अंदर पानी है और वो पानी जब छोड़ा जाएगा तो पानी छोड़ने से टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमने से बिजली उत्पादित होगी। तो बगलिहार डैम अपने आप में 900 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता रखने वाला डैम है। यह भारत ने अभी 2015-16 में पूरी तरह से फंक्शनल किया है। 900 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है अगर पानी डैम से गिरकर टरबाइन पर गिरता है। बिजली उत्पादन के लिए सिंपल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, काइनेटिक में ले जाते हैं कि हां भाई टरबाइन घूमे और बिजली उत्पादित हो जाए। टरबाइन घुमाने के लिए
या तो हवा की जरूरत हो या गिरते पानी की जरूरत हो, तो ऐसे में या फिर स्टीम से घुमाने की जरूरत हो जिससे कोयले से आप उत्पादित होती देखते हैं, तो ऐसे में पानी के गिरने से टरबाइन घूमे और बिजली उत्पादित हो। तो ऐसे ये जो पानी है बगलिहार डैम के माध्यम से हम इस पानी को जब छोड़ते थे तो हमारे टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाते थे। अभी क्या किया हमने, इस पानी को दीवार के उस तरफ रोक दिया, तो टरबाइन घूम पा रहे हैं क्या? नहीं। तो एक प्रकार से बिजली उत्पादन में दिक्कतें हमें भी आएंगी। लेकिन पानी क्यों रोका हमने? पानी इसलिए रोका क्योंकि पानी रोककर पानी छोड़ना हमारी एक अपनी भविष्य की वॉर की स्ट्रेटजी हो सकती है जो सबको दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मतलब हमने जो पानी रोका हुआ है इसे अगर हम लगातार युद्ध के दिन तक रोक कर चलें, जिस दिन हमारा अटैक बोला जाए उस दिन अगर हम बिना सूचना के अगर वाटर गेट खोल दें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पानी की आपदा में प्रभावित हो जाएगा। जब कई फ्रंट पर वॉर किया जा रहा हो, क्योंकि अक्सर जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय पर सेना को बुलाया जाता है, लेकिन सेना को आप बॉर्डर पर लड़ने भेजोगे या देश के भीतर जहां नदियों में बाढ़ आई हुई है, लोग पानी में बह रहे हैं। आपको याद होगा आज से कोरोना जब आया था, कोरोना के जस्ट बाद पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और बाढ़ के चलते पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने जगह जगह गाकर कटोरा हाथ में लेकर मांगा था कि साहब हमारा बहुत नुकसान हो गया, कोई तो मदद कर दो। ऐसे में भारत की तरफ से कई फ्रंट पर जो मतलब नीतियां बन रही हैं, उसमें यह नीति बगलिहार का पानी रोकने वाली नीति बहुत काम की नीति है। तो ये आप इसको इस तरह से आगे जोड़ करके समझ सकते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से कई फ्रंट पर जो, ठीक है, इसके साथ साथ यह खबर हेडलाइन में भी बनती है कि भारत ने पाकिस्तान का जो पानी चेनाब से जाता था उसे रोका। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी यहां पर दे दी और हमने अपनी तरफ से, कई लोग इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि पानी को रोकने का क्या फायदा, हम इतना पानी थोड़ी रोक लेंगे। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर भारत इस पूरे पानी को रोक ले जितना हमारी नदियां लेकर जाती हैं पाकिस्तान में, उसके लिए हमें कितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, भारत को क्या करना होगा अगर उस पूरे पानी को हमें देश में अंदर रोकना हो, तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और न्यूज जो बड़ी न्यूज बनी वो ये थी कि पंजाब के बॉर्डर पर जहां कैंट एरिया है फिरोजपुर में, वहां पर लाइट बंद करके ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। अब यह क्या होता है? तो देखो साथियों, हुआ कुछ यूं था कि ये जो आप लोग देख रहे हो इस शहर के अंदर, इस कैंटोनमेंट के अंदर, यह जगह है भारत के और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक फिरोजपुर कैंट। फिरोजपुर कैंट को अगर मैं जूम करके दिखाता हूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कैंट जहां आर्मी रहती है, जहां पर बॉर्डर के नजदीक आर्मी, बीएसएफ, ये सब बॉर्डर की सुरक्षा में रहती हैं। तो ऐसे में हमारी जो डिफेंस पर्सनल्स हैं या फिर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन्होंने ब्लैकआउट प्रैक्टिस किया। इसका मतलब समझिए, होता क्या है कि जब आप बॉर्डर फाइट में होते हैं तो दुश्मन का टारगेट होता है जहां सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं उस जगह गोला गिराओ। गोला गिराने का मतलब क्या होता है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दो। पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी तो लोग अपनों के लिए पीछे दौड़ने लगेंगे। जैसे कैंटोनमेंट एरिया में आर्मी पर्सनल्स भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर कैंटोनमेंट एरिया की बिजली जली हुई दिख रही है और किसी ने केवल टारगेट बनाया कि यहां पर गोला गिराना है, तो ऐसे में आप अव्यवस्था पैदा कर देते हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हो। तो हम लोग इस तैयारी में भी हैं कि किस किस जगह पर अटैक हो सकते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि इन जगहों पर बत्ती बुझाकर अभ्यास किया जाता है कि हम किसी को नजर ना आए। अब आप पूछते हैं कि ये तो बड़ा ही मतलब आउटडेटेड टाइप का सिस्टम है। आउटडेटेड नहीं है, ये आज भी बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला सिस्टम है। जब रिहायशी इलाकों को ऊपर से उड़ते फाइटर जेट्स की निगाह से बचाया जाता है, क्योंकि जब फाइटर जेट उड़ता है तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि वो तो एग्जैक्ट जगह जाकर के बम गिरा सकते हैं। जनता पर बम गिराने के कोऑर्डिनेट्स नहीं रखते। संसद हुआ या कोई बहुत प्राइम लोकेशन हुई, उसके कोऑर्डिनेट्स लेकर चलते हैं ये लोग। ठीक है, रिहायशी इलाकों में बम गिराना है तो बोले जाओ कहीं फेंक दो, लोग तो मरेंगे ही, क्योंकि उनका टारगेट किसी बड़े आदमी को टारगेट करना नहीं, उनको तो बड़ी आबादी को टारगेट करना होता है। ऐसे में युद्ध के टाइम पर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने युद्ध देखे हैं वो जानते हैं कि लाइट बुझाने का प्रैक्टिस कराया जाता था। रात के समय पर बिल्कुल ब्लैकआउट की बत्ती भी ना जले, ताकि दुश्मन को दूर से कहीं कोई रह रहा है ये जानकारी भी ना लगे, क्योंकि ऊपर से हवाई जहाज को भी जमीन में उड़ते हुए, आसमान में उड़ते हुए जमीन पर बसी हुई कॉलोनियां दिखाई देती हैं। तो इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तो ये फिरोजपुर के अंदर 30 मिनट का ब्लैकआउट रिहर्सल कराया गया कुछ इस तरीके से। यहां पर पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को रोक रोक करके ना केवल घरों की बल्कि व्हीकल्स की लाइट भी बंद करवा रहे हैं कि आप व्हीकल्स की लाइट भी बंद करिए। जब आपको यह कहा जाए कि ब्लैकआउट हो गया है, अनाउंस हो गया है, आप तत्काल प्रभाव से बत्तियां बुझा दें।
अदरवाइज आपकी अपनी जान को आप खतरा कर सकते हैं। ये रिहर्सल है जो वॉर टाइम पर किए जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल अंधेरा करवा दिया गया, व्हीकल्स बिना रोशनी के, गाड़ियां बिना रोशनी के, घरों में कोई दिया बाती तक नहीं जला रहा था। इस तरह की स्थिति, आधा घंटे का रिहर्सल कराया गया। उद्देश्य केवल यही कि युद्ध के समय पर दुश्मन को हम किसी तरह का एडवांटेज ना दें। ये सारी बातें जब होती हैं तो आपके मन में केवल एक ही सवाल आता है कि क्या हम वॉर रेडी हो रहे हैं, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह की सिचुएशंस बनती जा रही हैं, ये जिस तरफ जा रही हैं, अब बस वो डेट नहीं पता है कि वो आज है कि कल है कि वो 23 तारीख से पहले है। मैं 23 तारीख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत ने नोटम 23 तारीख का जारी किया हुआ है। तो 23 तारीख से पहले पहले ये सब होना तो है। पाकिस्तान अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। फिलहाल वो टेंशन में यूएनएससी में पहुंच गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया है कि साहब अर्जेंटली भारत के साथ मीटिंग करवाओ, मुझे डर लग रहा है कि ये लोग हमारे ऊपर कोई एक्शन लेने वाले हैं। भारत एक्शन लेगा ये वर्ड को भी पता है, क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया। प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है उसके बारे में कल रक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया और कहा कि आप प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को जानते हैं, वो अपने इरादों के पक्के हैं, अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो वही होगा जो आप चाहते हैं। अब इतना किसी देश के रक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दे देना, प्रधानमंत्री ने पहले एक जनसभा में यह बात बोली, उसके बाद में रक्षा मंत्री ने जनता को पब्लिक में यह बयान दे दिया कि जो आप चाहते हैं वही होगा। तो इस देश का आम आदमी इस समय पाकिस्तान को पनिशमेंट देना चाहता है कि उसे यह एहसास कराया जाए कि भारत अब तुम्हारे लिए इजी टारगेट नहीं है, अब तुम्हारी गुस्ताखियों को क्षमा नहीं किया जाएगा, तुम्हारी बहुत गलतियां हो गई हैं, अब ये गलतियां एक भी अधिक हुई तो अब तुम्हारे ऊपर सुदर्शन चक्र चलेगा। ये जो भाव हम पाकिस्तान को मैसेज के थ्रू देना चाह रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट अभी रक्षा मंत्री जी ने भी अपने एक भाषण में दे दिया। तो कुल मिलाकर के हमारी सेनाओं के द्वारा अभ्यास तो चल ही रहा है और हम हर स्तर पर जो बातें कर रहे हैं उनका संदेश जनता को भी दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री जी जिस जगह ये बयान दे रहे थे वहां पर समाज के कई और लोग भी ऐसे बैठे थे जो प्रभावशाली थे, जो आगे जाकर के लोगों को बातें बता सकते हैं। संत महात्मा लोग थे जिनको ये संबोधित कर रहे थे कि भाई जाओ और इस बात को संदेश में व्यापक करो। तो भारत तैयारी पूरी तरह से कर रहा है और हम इस तैयारी को ही बड़ी हेडलाइन मान सकते हैं कि हम अपने स्तर पर तैयार हैं और अपने तरीके से तैयार हैं। मतलब जैसा देश चाहता है वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यह रक्षा मंत्री का बयान है, किसी प्रवक्ता का या किसी छोटे कार्यकर्ता का बयान नहीं है जो बस यूं ही निकल गया। रक्षा मंत्री फुल मतलब उसके साथ अथॉरिटी के साथ जब इस बात को बोले हैं, इसका मतलब देश को यह संदेश भी दिया गया है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा होगा। कब होगा बस ये सेना के ऊपर छोड़ा हुआ है। ठीक है साहब। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की थी उसे हमने उसी दिन, जिस दिन हमने हमला हुआ उसके 2 दिन बाद हमने एग्जीक्यूट कर दिया था। बड़े सारे एग्जीक्यूशंस हमारे द्वारा हुए, लेकिन इन सब के बावजूद पानी रोकने को लेकर के खूब न्यूज बनी थी। इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी, पाकिस्तानी हमारी इस बात पर मीम बनाने लगे, पानी रखोगे कहां। पाकिस्तानी समर्थक भारत में मजाक बनाने लगे कि ये तो बेवकूफी बड़ा फैसला है, पानी रखेंगे कहां। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पानी को रखा नहीं जा सकता, इतना सारा पानी होल्ड करने की फिलहाल हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो फिर क्या है, हमारे पास पानी रखने की कैपेसिटी भले ही ना हो, लेकिन पानी को अपनी मर्जी से रोकने की और अपनी मर्जी से छोड़ने की हमारे पास परमिशन है। हमने ट्रीटी तोड़ करके अगर इस पानी को अपनी मर्जी से रोका तो उनकी सिंचाई सिस्टम को प्रभावित किया, और अगर अपनी मर्जी से छोड़ा तो उनका प्रबंधन बिगाड़ दिया। अब तक क्या होता था, हम चाहे कितने भी टेंस माहौल में हो, पानी छोड़ने से पहले सूचना और पानी रोकने से पहले सूचना दी जाती थी। तो इस तरह की सूचनाओं का अगर प्रभाव रुकेगा तो यह अपने आप में बड़ी खबर बनती है। ऐसे में भारत ने चेनाब नदी पर बना हुआ जो बगलिहार डैम है उस पर पानी रोक दिया है, और झेलम नदी पर बना जो किशनगंगा बांध है उसको लेकर के भी प्लान चल रहा है कि उस पर भी पानी को रोका जाएगा। ये वो डैम है जिसको आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, इसकी गहराई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये डैम की वॉल है, उसके उस तरफ पानी है, इधर से पानी बिल्कुल तरह से रोक दिया गया है। हालांकि इस डैम को आप इधर की तरफ आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि पानी एकदम सुखा दिया गया है। यहां से पानी होकर के पाकिस्तान जाता था, इस पाकिस्तान जाने वाले पानी को हमने बिल्कुल जीरो कर दिया। अब आप कहेंगे कितने, देखो इस पानी को देख के समझ सकते हो कि बिल्कुल सुखा दिया गया है ना।
ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अचानक पानी छोड़ दिया तो क्या होगा। तो भाई देखो, हमारी कैपेसिटी जैसे ही बढ़ेगी और हमारे लिए एकदम एक्शन का डे जिस दिन होगा, उस दिन अगर हम एक साथ पानी छोड़ दें तो वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई, किस तरह से चेलम, झेलाव और इंडस फिलहाल के लिए पाकिस्तान अपनी तरह से सोचता है। अब यहां पर कुछ बड़े सवाल बनते हैं। उन बड़े सवालों में यह है कि पाकिस्तान इस बात पर बहुत धमकाता आ रहा था कि हम तो खून की नदियां बहा देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठे हैं। तो ऐसा पाकिस्तान के लिए ये जो उद्देश्य है कि पानी रोक दिया तो हम ये सब कर देंगे, तो भारत ये सब करता चला जा रहा है। क्या हम वाकई में प्रिपेयर भी हैं? पता चले वो इसलिए गीदड़ भभकी दे पा रहे हैं क्योंकि भारत के पास रोकने की क्षमता नहीं है। तो आइए मैं अब क्षमता के बारे में आपको बताता हूं कि भारत की क्षमता पानी को रोकने की किस तरह से है। देखिए, जब हमने बगलिहार का पानी रोका तो एक बहुत बड़ा सवाल बना कि बगलिहार है कहां। तो यह बगलिहार भारत में ही है, जम्मू के अंदर बगलिहार है। बगलिहार चेनाब नदी पर है और उसी के साथ साथ कुछ और डैम भी हैं, जैसे सलाह है, सलाल है, दुलस्ती है। ये सब चेनाब के डैम है। हम धीरे धीरे प्लानिंग में ये है कि ये सारे डैम्स का पानी हम रोकते हुए चले जाएंगे। जैसे चेनाब के ऊपर उरी, किशनगंगा, निम्बांगो, इन सबको डैम को रोकने की तैयारी हम कर रहे हैं। बगलिहार 900 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता रखने वाला डैम है, जहां पर 2015 में जाकर के फाइनली बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। जब हमने डैम बनाना शुरू किया था तो पाकिस्तान इस मसले को लेकर वर्ल्ड बैंक चला गया था। वर्ल्ड बैंक ने फिर अपनी तरफ से एक पर्सन नियुक्त किया, भारत और इन दोनों के बीच में मध्यस्थता की और समझाया पाकिस्तान को कि देखो, भारत आप लोगों का पानी नहीं रोकेगा, ये पानी से बिजली उत्पादित करेगा और फिर वो पानी जो जिससे बिजली निकाल ली गई है वो आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भारत ने यह काम किया। लेकिन क्या भारत इसी डैम तक रुक गया है? नहीं, भारत ने इसके अलावा बहुत से डैम पर फिलहाल काम छेड़ा हुआ है, जो आने वाले 2 साल में पूरी तरह भारत को मिल जाएंगे। जैसे पाकल दुल डैम, जैसे कीरू डैम, जैसे क्वार डैम, जैसे रैटल डैम। ये सारे वो डैम हैं जो कि इन्हीं चेनाब और झेलम की सहायक नदियों पर हैं और इन डैम का भी उपयोग 2027-28 में होने लगेगा। ये छोटे छोटे डैम्स हैं जो भविष्य के लिए काम में आएंगे, ताकि पानी को केवल किशनगंगा या फिर बगलिहार पर ना रोका जाए, उनकी सहायक नदियों के ऊपर भी पानी को रोका जा सके। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह है कि मई से लेकर सितंबर के बीच में बारिश का टाइम भी आता है और गर्मी का भी आता है। गर्मी में बर्फ पिघलती है तो नदियों का पानी बढ़ता है और बारिश का पानी तो है ही है। तो ऐसे में नदियों में कई अरब क्यूबिक मीटर पानी हो जाता है। तो ये जो पानी हमारे पास आता है, इसी पानी को हम पाकिस्तान में भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उस पानी को रोक लें। तो अब सवाल यह आता है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है पानी रोकने के लिए। तो देखिए, भारत में जो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है ना, उसकी क्षमता है 6.122 MAF। ये MAF नापने की यूनिट है, मतलब कुछ मिलियन एकड़ फीट करके ये नापने की क्षमता है। मैं फुल फॉर्म में गलत हो सकता हूं, इसलिए फिलहाल MAF पर फोकस करें। ये क्षमता है भाखड़ा नांगल बांध की। और जो इंडस नदी और उसकी सहायक नदियां साल भर में जो पानी लेकर जाती हैं, ये बिल्कुल ऐसे यूनिट समझिए जैसे किलोग्राम में अगर पूछें कि आप कितने किलोग्राम के सब्जी, ये घी कितने किलोग्राम का, पानी कितने लीटर, तो ऐसे पानी नापने की क्षमता है। तो डैम की जो भाखड़ा नांगल बांध की क्षमता है ना, वो है 6.122 MAF, यूनिट बता रहा हूं मैं, ये है ना। ऐसे ही जो भारत से इंडस में पानी जाता है, उसका कुल पानी जो है वो 136.1 MAF है। अर्थात अगर हम इंडस और उसकी सहायक नदियों का पानी रोकते हैं तो हमें 22 भाखड़ा नांगल बांध बनाने की जरूरत होगी। क्या यह असंभव है? जी नहीं। जब भाखड़ा नांगल बना था तो भी लोग इसे अजूबा कहते थे। भविष्य में अगर भारत चाहेगा तो इस तरह के काम कर सकता है। डैम बनाकर कंप्लीट पानी को रोका जा सकता है, या फिर डाइवर्जन क्रिएट करके, नहर क्रिएट करके भारत के उन राज्यों में जहां पानी कम है, जैसे कि राजस्थान, जैसे हरियाणा, जहां पंजाब, जहां नहरों से ही सिंचाई होती है, वहां पर और पानी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 22 डैम अगर हमारे पास हो भाखड़ा नांगल जैसे, तो हम पूरा पानी यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि फिलहाल हमारे पास कुल इंडस रिवर का कितना पानी स्टोर करने की क्षमता है। तो आंसर है 0.4% वाटर ही हम स्टोर कर पाते हैं। लेकिन हां, आने वाले समय में हम 2% पानी तक स्टोर कर पाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, स्टोर करने का मतलब है पूरे टाइम आपके डैम में प्रेजेंट पानी, जिसमें से सबसे बड़ा बांध जो सलाल बांध बनेगा वो 0.23 MAF का होगा। भाखड़ा नांगल कितने का है? 6.122 MAF का है। ऐसे ही किशनगंगा, जिसका पानी फिलहाल रोका गया है, वो 0.18 MAF का है। इसका मतलब ये लंबे समय तक पानी रोकने के लिए फिलहाल तो नहीं तैयार है, हां, लेकिन टेम्परेरी रूप से ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डैम्स हैं जिन डैम्स के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है। इनमें से फंक्शनल जो है वो सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, किशनगंगा, निब्बू और उरी है। इसके साथ साथ अपकमिंग डैम्स भी काफी सारे हैं जो यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, तो पानी रोकने की क्षमता नहीं है तो भारत का फिर मकसद क्या है?
डिसरप्शन क्रिएट करना सबसे बड़ा मकसद है। हम एक अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो वाली बात है ना, बारिश तो हर बार आती है, फिर बादल फटने में क्या अंतर होता है? तो बारिश हर बार आती है तो लोगों को नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो पानी 5 घंटे में गिरता, अगर वो 5 मिनट में गिर जाए तो बाढ़ पैदा कर देता है। एग्जैक्टली फिलहाल इन डैम के थ्रू पानी रोकने का मकसद यही है कि जो पानी साल भर में जाता या महीने भर में जाता, वो 5 मिनट में अगर छोड़ दिया जाए तो उसका इंपैक्ट कितना होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसी ही स्ट्राइक के बारे में प्लान कर रहे हैं? हो सकता है, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हां पाकिस्तान जानता है, जिसके चलते वहां पर पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। और इसी के चलते पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आज बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब समझ रहे हैं आप, यूएन की टॉप बॉडी, उसकी बैठक बुलाई गई है। तो इसमें अगर कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको इवनिंग तक जरूर दूंगा। उम्मीद है कि आपने सारे अपडेट्स प्राप्त कर लिए होंगे। जानकारी अगर पसंद आई हो तो साथियों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने साथियों को भी इसे रिकमेंड करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। बात जब राय की हो कि भारत को और क्या करना चाहिए, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरह से आगे काम करें, वो राय भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा यदि आप में से कोई साथी हमारे साथ जुड़कर के पढ़ना चाहता है तो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर जीएस फाउंडेशन का बैच उपलब्ध है, जिसमें मेरे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी पढ़ाई हुई है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं पूरी 1 साल की वैधता के साथ। साथ ही साथ अगर आप हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स 4 सब्जेक्ट के लगभग 3000 पेजेस इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस बहुत ही नॉमिनल कीमत पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं। आप उन्हें बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में अपने घर पर रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।